क्या इतनी देर से सिलेक्शन कर रहे हो? नहीं, बस जगह बदल रहे हैं। ये मालवा के आदमी के ये विशेष आदत होती है, वो कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। 3 बार जगह बदल चुके हैं। आइए, मैं क्रम में हूं, कुछ एक पंक्तियां आपको सुना देता हूं। विधायक जी आप निश्चिंत रहना, मैं राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या मतलब है, भले आदमी हमारे आगे तो राजनीति पर पिल गए। और ये बोले साहब अटल बिहारी वाजपेयी, दद्दा ने भी। अटल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि बड़े आदमी। अभी राहुल महाजन जी ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था तो पूरी पार्टी बैकफुट पे आ गई, कोई बोलने को तैयार नहीं कि क्या हो गया। फिर 15 दिन बाद अटल जी बोले दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। तभी मैंने कहा कि अनुभव बोलता है। भले आदमी है लेकिन ये लोग पीछे पड़े रहते हैं, अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये तो क्या है कि चिंतित ही रहते हैं इनमें कई। तो ये हमारा मनवीर मधुर बड़ा चिंतित, जॉर्ज बुश आ गए तो चिंतित भाई, ये भाजपाई भी बड़े चिंतित हुए। बोले साहब, मैंने कहा क्या कष्ट में भाई तू? बोले भाई साहब आपने देखा नहीं, बुश आ गया और वो राजघाट पे चला गया विदेशी कुत्ते लेके। कितने शर्म की बात है। मैंने बिल्कुल शर्म की बात है, विदेशी क्यों लेके गया जब स्वदेशी थे? भाई क्यों लेके गया जब हमारे पास थे ऑलरेडी इतने सारे और जाते ही थे हर साल, तो वो नए क्यों लाया? अच्छा, ये कई बार दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते वीर रस वाले। बोले बुश 18 कुत्ते लेकर चला गया, 18। अबे मैंने कहा इतना लंबा वाक्य क्यों बोल रहा है? टोटल बोल के 19 चले गए, इसमें इतनी लंबी बात क्यों कह रहा है? लेकिन ये मैं ऐसी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। विधायक जी आप निश्चिंत रहना, मैं ऐसे कह के ही करूंगा। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि देखिए अब ये जानते नहीं है, बुश इतने अच्छे होनहार आदमी भारत आए, आते ही उन्होंने सुबह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि एड्स से लड़ने के लिए अमेरिका भारत को $500 करोड़ देगा। शाम को ही शिवराज जी ने विधायक जी को भेज दिया, बोले साहब हमें भी मलेरिया के दे दो। बुश ने डांट दिया है ना, बोले 1 रुपया नहीं दूंगा, मलेरिया के हमने फैलाया। बढ़िया है कुमार। तो ये मांगते, इतना बड़ा पड़ोसी किसको मिलता है, इतना बढ़िया व्यक्ति है। आइए मैं कुछ आपको पंक्तियां सुना देता हूं। जॉनी बैरागी ने बहुत मन से सुनाया। ये जब जितने बुजुर्ग लोग हैं जॉनी, इनसे सीखो। ये अल्लड़ जी इतने शातिर लोग हैं, पुराने लोग, के बिना ईद के पड़ोसी की बकरी को गले लगा लेते हैं। कोई शक ही नहीं करता इन पे, सोचते हैं अंकल लोग हैं। लेकिन अनीता सोनी याद रखना, ये वही है जिनके बारे में किशोर कुमार ने कहा था कि छोड़ दो अंकल, जमाना क्या कहेगा। वो आंचल नहीं था, अंकल शब्द था, गलती से बोल गए वो। लेकिन मैं आपको कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, पहले भी आता रहा हूं, 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। एक निवेदन तो ये करता हूं कि चूंकि अल्लड़ जी को मेरे बाद पढ़ना था, वरिष्ठ कवि हैं, लेकिन उनका आदेश था कि वो जल्दी पढ़ लें, क्योंकि जल्दी पढ़ लें तो ठीक है, बाद में मौका मिले ना मिले, भीड़ भाड़ ना रहे, इसलिए मैंने उनका आदेश माना। आप एक तो दाद वाद देते रहना, मतलब मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप करते रहना। हाँ, उसमें कई बार होता है, वो हमारे यहाँ जो रामलीला होती है विधायक जी, उधर खुर्जा बुलंदशहर की तरफ, वहां क्या है, एक बार अंगद बीमार पड़ गया, उसको यही वाली गुनिया हो गई। कौन सी मुनिया थी? चिकन मुनिया। तो वो एक जाटों का लड़का पकड़ लाए रामलीला वाले, बोले भाई तू अंगद बन जा। बोले देख भाई, हमने हनुमान बन के अपनी पूंछ में आग लगा के घर तो कईयों के फूके हैं, पर अंगद बनने का अनुभव नहीं है। डायलॉग कौन बोलेगा? बोले बस तू तो इधर से बोलना, उधर जो कनात लग रही है वहां से पंडित जी तुझे डायलॉग बता देंगे, तू बोल तो चलना। होता है ना, पंडित जी बताते उधर से रामलीला में। अब वो अंगद रावण के दरबार में गया तो उसने देखा पंडित जी को, और तो पंडित जी ने कहा कि बोल, इससे बोल कि हे दुष्ट रावण, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाकु वंश के व्यक्ति हैं, माँ सीता जगत जननी है, माँ सीता का हरण करके दुष्ट रावण तूने राम के क्रोध को आमंत्रित किया है, अब भी समय रहते हुए माँ सीता को लौटा दे, अन्यथा विष्णु के अवतार भगवान राम तेरा वंश नाश कर देंगे। इतना लंबा सेंटेंस अंगद भूल गया और रावण से बोला दिखे रहा रावण, और जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसे वैसे कर दे, नहीं तो रामचंद्र जी तेरा नाश मार देगा। तो मेरा आपसे कहना है कि मैं जैसे जैसे कहूं वैसे थोड़ी देर कर दो, एक बार तालियां वालियां बजा दो, मैं क्रम में हूं, कविताएं सुना। बड़ी मेहनत लगेगी भैया, क्योंकि ये थोड़ा सा संप्रेषण का मामला है। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, जितने महत्वपूर्ण लोग थे, मैं क्रम में हूं।
4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। वाह वाह करो। वाह। मतलब पिछली साल ढंग से हुआ नहीं तो तुम भूल गए। ये बीच बीच में करनी पड़ती है। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं आप लोग विशेष रूप से दाद दें। मैं जानता हूं ऊंचाई पे बैठने के बाद थोड़ी अकल कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, मतलब थोड़ा और दाद देना गंभीरता के साथ। सुन निवेदन, हम आपसे ऊंचे हैं कि नहीं, हम तो और ही ऊंचे हैं, हमारी चिंता मत करो। हम में थी नहीं तभी तो कभी बने, नहीं तो अग्रवाल मित्र मंडल बना के प्रोग्राम नहीं करा रहे होते। अभी कहता हूं सुनना। ये देखिए क्या है कि महिलाएं भी जो बैठी हैं ना, विशेष रूप से हमारे तो एक अंकल जी हैं रामावतार अग्रवाल जी, उन्होंने भी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई। तो मैं जा नहीं पाया उस दिन। अगले दिन मैं बधाई देने गया तो अंकल आंटी पोर्च में बैठ के बात कर रहे थे उनसे। तो वो अंकल जी ने, महिलाएं बहुत समझदार हमारे परिवारों में, तो अंकल जी ने कहा कि देखो शांता, अभी कल की ही बात है कि हमारी शादी हुई, अभी कल की ही बात है कि हमारे बच्चे हुए, अभी कल की ही बात है कि इन बच्चों की शादी हुई। फिर अंकल जी ने लंबी सांस ली, बोले देखो शांता, अब जल्दी कोई दिन ऐसा आएगा जब हम तुम दोनों में से एक रह जाएगा। तो शांता तुरंत लपक के बोली, जी उसके बाद तो मैं अपनी बहन के यहाँ हरिद्वार जाके रहूंगी। मैंने कहा देखो आंटी को कितना पता है कि आरएसी किसका कंफर्म होएगा। ये महिलाएं ये सब ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं, इन्हें थोड़ा दाद दीजिए, ऊर्जा दीजिए। मैं आपको मस्ती के साथ कुछ एक नई चीजें सुनाता हूँ, सुनना। बढ़िया कुमार। कि नजर में शोखियां लब पर, तुम दाद दे रहे हो कि खास दे रहे हो? मतलब जुड़ते रहिए, जो पीछे लोग हैं वो सब भी थोड़ा जुड़ जाएं। हम एक बड़े जगह पर खड़े हुए हैं, एक बड़े वंश में खड़े हुए हैं, तब पढ़ता हूं कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। बहुत अच्छे, ये तुम मन से देना, अभ्यास मत कर लेना, वरना रोज रात इतने बजे वाह वाह का अभ्यास करोगे तो कल पिताजी कहेंगे इसे कैसे पता चला। अरे तो थोड़ा जाग कर, अब देखिए जो आगे लोग बैठे हैं वो जरा जाग जाएं। अरे जस्टिफाई करना पड़ेगा। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। जरा आपकी झूम कर दाद मिले, अगली पंक्ति सच बोल रहा हूं तो। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। अगर हिंदुस्तान का संस्कार बोल रहा हो मोहब्बत में तो एक एक व्यक्ति की ताली गूंजती मिले अगली पंक्ति पर। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। सिकंदर हूं मुझे एक रोज। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि अभी चलना है रास्ते को। चाचा मैं ही बेच लूं आज। ये क्या बेच रहे हैं? राष्ट्रीय खाद्य गुटखा। बैठ जाओ प्रभु। काका, ईश्वर ने खड़े रहने के लिए 2 पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है, उसे टिकाओ। हाँ ये रख, बैठ जाओ आप। चाचा बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। पता नहीं कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ पहुंचे बेचारे। हाँ नहीं ये होने दो। प्रकाश भाई बैठो। ये इसका दोष नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। 10वीं में मैं अकेला दौड़ा रेस में तो सेकंड आया। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, गुरुजी आज क्यों सेकंड आया? बोले बेटे आज जिसे फर्स्ट आना था वो नहीं आया। यकीन मानिए अजमेर में मैं शादी करने गया। अजमेर में मेरी ससुराल है, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। मैं वहां गया तो उस दिन वहां कर्फ्यू लग गया। घरवाली को एक पुलिस वाले मित्र की जिप्सी में पीछे बिठा के लाया, तो पता ही नहीं चल रहा था कि विदाई करा के ला रहा हूं कि जमानत करा के ला रहा हूं। थोड़ा यही पहुंची।
तो थोड़ा जाग कर सुनिए, बढ़िया वो बीच में कुमार। वो आ गए, क्या करूं, पढ़ता हूं कि अभी चलता हूं रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। आपकी दाद उठेगी जब तक, तब तक मैं उसी रंग में नहीं आऊंगा, अभी उस मन में नहीं हूं, इसलिए आपकी वहां पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि कविता से पहले ये सच्चे अग्रवाल नहीं हो जो एडवांस पेमेंट कर रहे हो। अग्रवाल को जब तक 5 बार तगादा नहीं दो तब तक पेमेंट कैसा। मैं तो अभी तक तगादे ही भेज रहा था। सुनना मस्ती के साथ कि अभी जानी सीधा बैठ तू क्या ऐसे बैठ गया जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। चिकनगुनिया हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दाद भी नहीं देगा। सुनना कि अभी चलता है रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। और इस ठाकों के बीच अगली पंक्ति शुद्ध प्रेम की और कविता की पढ़ता हूं, जिस किसी को समझ आ जाए उसकी वाह उठ जाए मंच से भी। वाह कि अभी चलना है रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं। अब ये पंक्ति उठा लेना अगली तालियों में। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं। तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे। तुम्हारे बिन जो बीते दिन। और ये दोनों कवित्रियां मुझ पे प्रहार कर रही थी, बड़ा शाकाहारी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। दाद मिले आपकी। मैं ये अग्रवाल समाज वालों अभी तो पेमेंट भी नहीं करा, अभी से दुखी क्यों बैठे हो, थोड़ा जागृत बैठो। कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। अब दाद लेना। मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। बड़ी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो लेकिन। और सच कह जाऊं तो आप सबकी भी और इनकी भी तालियां चाहता हूं। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो लेकिन। मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मालूम है फिर भी। और कुछ मुक्तक नहीं सुनाता हूं, नई तरन्नुम में सुनाता हूं, सुनेगा कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। मैं बड़ा संभल के बोल रहा हूं विधायक जी, क्योंकि मनुष्य को संभल के बोलना चाहिए। आप भी ध्यान रखना आगे भाषण देते समय, अन्यथा आदमी का कुछ भरोसा नहीं किस उम्र में अडवाणी हो जाए। अडवाणी जी को भी बड़ा संकट हुआ साहब, पता नहीं क्या बोला है वहां पर। पाकिस्तान गए थे जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे ही चढ़ाए। अब लौट के आए तो मुझसे बोले यार ये हंगामा क्यों हो गया है, भाजपा वाले मेरे विरोध में क्यों हो गए। मैंने कहा देखो अंकल सीनियर से सीखो। बोले जैसे, मैंने कहा जैसे हमारे सीनियर हैं अल्लड़ जी, हम इनसे सीखते हैं। और कई गुरु तो हम ऐसे सीखने के जुगाड़ में जो सिखाना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लगे हुए हैं कोशिश है काम सीख सके। फैक्ट्री नहीं सीख पाए तो फैक्ट्री ले ले। बोले भाई मेरा तो एक ही सीनियर है अटल बिहारी। मैंने कहा उनसे ही सीखो। बोले क्या। मैंने कहा देखो अटल जी एक लाइन बोलते हैं तो 3 लाइन चुप रहते हैं। पहली लाइन पे तो वो ये सोचते रहते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इस पे संघ क्या कहेगा। फिर अगली लाइन पे वो ये सोचते रहते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इस पे पार्टी क्या कहेगी। और बहुत देर तक वो यही सोचते रहते हैं कि यार मैं बोलने क्या जा रहा हूं। फिर वो ऐसा बोलते हैं जो पल्ले ही नहीं पड़ता। अभी बुश आए हमारे यहां तो पत्रकार पहुंच गए अटल जी के पास इंटरव्यू लेने। इनका बेटा वैभव भी टेलीविजन चैनल में है, वो टेलीविजन वाले पहुंच जाते हैं तुरंत। वो पत्रकार पहुंच गए, उन्होंने कहा साहब वो बुश आए प्रतिक्रिया दो। तो पंडित जी बोले, अटल बिहारी जी बोले बुश, और इसके बाद शटर डाउन। 15-20 मिनट बाद जब आंख खुली तो वो कैमरा समेट रहे थे। बोले क्यों टिप्पणी नहीं लोगे। तो पत्रकार बोले जी वो तो गया अभी जिस पे टिप्पणी दे रहे थे। तो इतना समय लगाते ही ठीक ठाक काम चल जाता है। पंक्तियां पढ़ता हूं सुनना। स्वागत।
कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। आप देखो, जिम्मेदारी तय कर लो। जब मैं ये सब सुनाऊं तो ठाका, और जब मैं कविता सुनाऊं तो वाह वाह। हमारे यहाँ हिंदी में एक चंपू काव्य होता है। मैं इस कवि सम्मेलन का चंपू काव्य हूं। चंपू काव्य में क्या होता है, पहले गद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर गद्य चलता है, और बाद में सब गद्य पद्य हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा कवि सम्मेलन, थोड़ी सी कविता दोनों सुनाऊंगा। ये बच्चा जो उठा है, ये अकेली पांडुलिपि है, जिसकी भी है, क्योंकि इतनी रात तक जाग रहा है तो दूसरी पुस्तक की तो भूमिका भी नहीं लिखने दे रहा होगा। बिठा लो भाभी जी से, पढ़ता हूं, सुनेगा सुनेगा सुनेगा। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, आनंद लेना, इसी काम के लिए हूं। कि नहीं नहीं, देखो क्या है कि सबको अपने काम करने चाहिए। हमें इसलिए बुलाया गया कि हम कविता सुनाएं और थोड़ा आनंद दें। दोनों तरह के श्रोता हैं, दोनों तरह का काम करो। भारत में हर आदमी दूसरे का काम कर रहा है। जिनको टिप्पणी नहीं दे रही वो टिप्पणी दे रहे हैं। आजकल मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए कि इस देश की क्रिकेट टीम खेल रही है, लेकिन जो एक मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रिय खिलाड़ी है वो नहीं खेल रहा है, सौरभ गांगुली। 100 साल में इतना विश्वसनीय खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ। लोगों ने वो च्यवनप्राश खाना बंद कर दिया जिसका इसने विज्ञापन करा, पर पट्टे ने रन बनाने शुरू नहीं करे। रन नहीं बनाऊंगा साहब। उसका चक्कर यह है कि पट्टा और काम में लग गया। अबे क्रिकेट खेल किस काम में लग गया? वो इतने स्पॉन्सर्ड चाहिए उसे। दादा ये गाड़ी चलानी है, स्पॉन्सर्ड कौन है? दादा ये बल्ला पकड़ना, स्पॉन्सर्ड कौन है? दादा ये टी शर्ट पहननी है, स्पॉन्सर्ड कौन है? कलकत्ता से फोन आया, दादा लड़की हुई है, स्पॉन्सर्ड कौन है? अबे तुम क्या कर रहे हो? जो काम है वो करो। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना, दाद देते चलना। स्वागत। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। ये जो पहले से पहले वाह वाह बोलता है, कांग्रेस में है क्या? ना वही होता है ऐसा, आंटी का मुंह खुला नहीं उससे पहले वाह वाह। अब ये कांग्रेस पे टिप्पणी करते हैं। देखो कांग्रेस का कोई ये नहीं। अब यहाँ तो पहले से तय हो जाता है कि साहब वो उमा दीदी गई तो बाबूलाल गौर आए। अब ये मनवीर जो है जाति का यादव है। यादव जो हैं वो अकल में सरदारों के साड़ू होते हैं, जैसे बाबूलाल गौर। बताओ साहब, इतना भला आदमी मिल सकता है जो जिस दफ्तर का सबसे बड़ा अधिकारी था उसी में चपरासी हुआ? इसके लिए कलेजा चाहिए। लेकिन भले आदमी थे, यादव थे तो बन गए, वरना और बनता कोई? ब्राह्मण बनिया होता तुरंत मना कर देता, बोले साहब अब नहीं बनना है। अच्छा, इनके यहाँ तो तय दिल्ली से, इनके यहाँ मत पड़े, विधायकों की गिनती हुई, इनसे भी पूछा गया होगा विधायक जी से किसे बनाए, जयभान सिंह पवैया को बनाए कि शिवराज को बनाए? तो उन्होंने शिवराज जी को बना दो साहब, ये अच्छे हैं। कांग्रेस में ये सब नहीं चलता। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, मेरा मित्र रणदीप सुरजेवाला जीत गया। वो दिल्ली आया, बोला डॉक्टर साहब लॉबिंग करो मीडिया की मेरे लिए। अरे मैंने कहा क्यों फजीते कर रहा है, वहीं जा जहां जाना है। देखो कांग्रेस इसलिए अच्छी है, एक विधवा के 4 बच्चे दिवाली पे चर्चा कर रहे थे बैरागी भाई। कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। वो बड़ा वाला बोला, बोले इस बार दिवाली पे ना अपन बूंदी के लड्डू बनवाएंगे। दूसरा वाला बोला नहीं इस बार गाजर का हलवा बनवाएंगे। वो तीसरा वाला मुझ जैसा था, वो चुप बैठा था। बोले तू क्यों नहीं बोलता? बोले भैया तय कुछ भी कर लो, बनेगा वो जो अम्मा चाहेंगे। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक, नीमच। फोन नंबर 07423221167। भाग्य लेके आई है वो महिला, और कमाल काम करती है वो। जवाब नहीं। अभी एक जगह भाषण देने गई, आधा घंटे का भाषण 2 घंटे में पूरा हुआ। तो पीए से लड़ने लगी, बोले इतनी देर कैसे लगी, मैंने इतना लंबा भाषण क्यों लिख दिया? बोले मैडम भाषण तो वही था, पर आप तो 4 कार्बन कॉपी पड़ गई। और नीचे भी कांग्रेस के लोग थे तो वो उस पर भी वाह वाह करते रहे। इसलिए थोड़ा जाग कर सुने, निवेदन करता हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। दाद मिले। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की हैं। आधी पंक्ति पर सब वाह करेंगे और पूरी पंक्तियों पर तालियां उड़ जाएंगी। दावा करता हूं जुड़ जाना। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की हैं। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा
भोलापन है। एक चचा सोच रहे हैं कि कम वक्त 30-40 साल पहले पैदा हो जाता तो अपन भी कामयाब हो जाते। ये सब चाचा टाइमिंग का ही खेल है। माला लेके उठे और जहां का मन था दूसरी जगह चढ़ा गए। इसे भाग्य कहते हैं। मतलब कि जिस प्रेम की कविता पे ना माथा पीटना था उस तक पे ताली पीटनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे साथ जाना है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। और पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। पहली पंक्ति उठाना, अच्छी बात कह रहा हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। वाह। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। अगली पंक्ति आधी मैं बोलूंगा, आधी आप बोलना। ये कालिदास के वंशजों का मंच है, मालवा। यहाँ इतने बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं, इसलिए आधी मैं बोलूं, आधी आप सब बोले, सूचित करें कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। बोलना कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल बाके बिहारी लाल की। कितने धार्मिक लोग हैं कि जो हम तुम किसी भी एंगल से खींच लो निगेटिव ही आएगा। तुम बैठ तो जाओ यार, इतने परेशान क्यों हो? तुम फोकस कहीं और लगाते हो, फोटो मेरा खींचते हो। बैठो चुपचाप। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। है क्या? यकीन नहीं हो रहा क्या तुम्हें? ये क्या है कि अब मैं 13 साल से विश्वविद्यालय पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये अन्नू जी क्या है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है। थोड़ा ये चक्कर है। मैंने खुददारी से जो बात कही, अगर सच कही हो तो तालियां गूंजें। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। मेरे इस अहंकार को बड़ा करना जरा, तालियों का महोत्सव देखो अगली पंक्ति पर। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या है। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर एक गीत सुनाऊंगा, निवेदन करता हूं। नई पंक्ति सुनाता हूं मंच के लिए। स्वागत। कौन सी? क्या बात है, कविता की भी मांग ऐसे कर रहे हैं जैसे फिरौती मांग रहे हो। ये नीमच का जलवा है साहब, वो भी सुना दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। 4 पंक्तियां नई सुनाता हूं, सुनना। कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा। शुद्ध शायरी कर रहा हूं दोस्तों। हिंदी कवि सम्मेलन एक व्यावसायिक बाजार है, मित्र समझते हैं। सही बात। मैं 90 में पहली बार आया था जब धारा 144 लग गई थी। देश के एक बड़े गीतकार मुझे नाम प्रस्तावित करके लेके आए थे। तब मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं गीत ऐसे सुनाता हूं। 5-6 वर्ष पूर्व बड़ी आपत्तियां उठी मेरे गीत वाचन की शैली पर। आदरणीय अल्लड़ जी बैठे हैं और मेरी बहुत आत्मीय मित्र अन्नू बैठी, इसलिए मैं थोड़ा भावुक होकर ये बोल रहा हूं। अगर कविता सुन ली गई होती तो कविता कविता की तरह पढ़ दी गई होती, इसलिए आपकी दाद चाहता हूं, सुनना, निवेदन करता हूं। कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा तू भी है और मैं भी हूं। दाद मिले आपकी। इस उड़ान, अगली पंक्ति संभालना। इस तू भी हूं, तू भी है और मैं भी हूं, पकड़ना। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा तू भी है और मैं भी हूं। आसमान से कटा परिंदा तू भी है और मैं भी हूं। आसमान से गिरा परिंदा तू भी है और मैं भी हूं। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। अब संभालना, आप तक की सबसे अच्छी पंक्ति तालियां मांगती है। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। अपने अपने हाल में जिंदा तू भी है और मैं भी हूं। अपने अपने हाल में जिंदा
वाह, तू भी कमाल, है और कमाल। मैं भी हूं। एक गीत सुना देता हूं, एक मुक्तक के लिए मित्र कह रहे हैं, वो भी बीच में सुनाऊंगा। आप चिंता मत करना, मेरा एवरेज ठीक आएगा। ये देश में एवरेज का ही जलवा है। ये लालू के खिलाफ टिप्पणी पढ़ दी इन्होंने, हमारे आदरणीय अल्लड़ जी ने। ये सामान्य मामला है क्या? लालू जी देखो, मैं तो लालू जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। पिछली होली पर उन्होंने मुझे रेलवे का पास दे दिया, तब से मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण तो जिसकी खाता है उसकी गाता है। और निश्चित बात है भाई, हमारा जातिगत काम है ये। तो मैंने लालू जी से पूछा, मैंने कहा साहब वो एक मुल्ला उमर है और एक ओसामा बिन लादेन है। बोले हैं। मैंने कहा वो लादेन जो हैं उनके 3 पत्नियां हैं और 25 बच्चे हैं। आपके एक राबड़ी जी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में से कौन अच्छे हैं? बोले देखो, उसके 3 ठो बीवी है और 25 बच्चा है, हमारे एक राबड़ी जी से 9 बच्चा है। हम अच्छा है क्योंकि हमारा एवरेज अच्छा है। तो नेता ऐसा हो जो एवरेज ठीक हो। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा थोड़ी जो पिकअप ही नहीं ले रहा है। नेता ठीक लाओ तभी देश ठीक चलेगा। एक बार बिठा दो आप लालू जी को, फिर देखो क्या स्थिति बनती है देश की। पर एक गीत सुना देता हूं आपको, और इस मानसिकता के साथ सुनाता हूं। मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने आज सुनाया नहीं सुनाया, निश्चित रूप से नहीं सुनाया। एक नया गीत इन दिनों जबान पर है जो एक फिल्म के लिए लिखा गया है। मूड के लिए मैंने एक गीत लिखा है, और एक और नई छोटी सी कविता, वो भी आपको सुनाऊंगा। दोनों आनंद के लिए सुना रहा हूं, आपको तालियों के लिए सुना रहा हूं। यहां मैंने नहीं पढ़ा इसलिए सुनाता हूं, और नीमच घर जैसा है इसलिए घर में अपनी उपलब्धि बांटता हूं। हिंदी गीतकार तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक वो फिल्म में ना लिख ले। फिल्मों का ये जलवा है अल्लड़ जी कि मैं होली के दिन रात को कवि सम्मेलन करके अपने घर लौटा तो रास्ते में शमशान पड़ा, और मैंने वहां देखा एक कब्र के ऊपर एक बूढ़ा बैठ के कजरारे कजरारे गा रहा है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बाबा डर नहीं लग रहा कब्र पे बैठे हो? बोले नहीं डर क्या, नीचे थे उमस लगी तो ऊपर आ गए। वो तो कृपा थी कि उसने मुझसे पलट के नहीं पूछा कि बेटा डर तो नहीं लग रहा, वरना होली की जगह मेरी दिवाली बन जाती। ये हिंदी फिल्मों का जादू है, हिंदी फिल्मों का काम है। वो अग्रवाल साहब जिनकी 50वीं सालगिरह थी शादी की, अंकल मुझसे बोले कि बेटा कैसे सेलिब्रेट करूं? मैंने कहा अंकल वो मल्लिका शेरावत की फिल्म लग रही है शहर में, वो देखाओ और आंटी जी को भी ले जाओ। मुझसे बोले तू भी चल। मैंने कहा मैं आप दोनों के बीच क्या रहूंगा? बोले थोड़ी सुरक्षा रहेगी। पता नहीं किससे चाहते थे, मैं चला गया, मैंने दोनों को बिठा दिया, मैं पीछे बैठ गया। मैंने कहा साथ क्या बैठूं, तो मैं बात सुन रहा हूं। वो साहब आधा घंटे फिल्म चली तो मल्लिका शेरावत अपने अद्भुत कलेवर के साथ भौतिक स्वरूप में जब प्रकट हुई तो उनके कपड़े वपड़े देख के आंटी जी बोली राम 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 राम, हाय राम, मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो घर से भी नहीं निकलूं। तो अंकल जी बोले तू ऐसे कपड़े पहन ले तो मैं ही कौन घर से निकलूं? ये हिंदी फिल्मों का चमत्कार है। तब आपको एक गीत सुनाता हूं। मूड फिल्म में मैंने एक गीत लिखे, टाइम बताया चाचा ने पूरा करना। मूड मैंने एक फिल्म में गीत लिखे हैं 5, उनमें से एक गीत सुनाता हूं। इस फिल्म की 2 ही अच्छी बातें हैं विधायक जी। एक अच्छी बात तो यह कि मैंने गीत लिखे हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ, और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी नायिका प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता सर्वहृदय भक्षिणी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस देश में गांधी जी की वे अकेली शिष्या हैं। गांधी जी एक वस्त्र प्रयोग में लेते थे, वे फिलहाल 2 काम में ले रही हैं। लेकिन विधायक जी आप निराश ना हो, तपस्या जारी है। अभी मैं दुबई गया, सैयद सलाउद्दीन साहब मुशायरा कराते हैं वहां, तो वहां साहब आप कभी दुबई जाइए, भारतीयों के साथ बड़ी बदतमीजी होती है जब उनकी इमिग्रेशन जांच होती है। ये तो गई हैं, सब सारे लोग गए हुए हैं। बोले साहब ये ब्रेसलेट उसमें रखो ट्रे में, ये एक्सरे में से गुजरेगा, ये जूते ट्रे में रखो, ये एक्सरे में से गुजरेंगे। मैं निकला तो सलाउद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब बड़ी माफी चाहते हैं, यहाँ तो भारतीयों के साथ यही होता है, एक्सरे में से सब सामान वामान गुजरवाते हैं तब जाके। हाँ, मैंने कहा अभी ढंग के आए नहीं है यहाँ। बोले कौन से? मैंने कहा 2 भारतीय ऐसे हैं, दोनों को भेजो 5 मिनट में बाहर हो जाएंगे। बोले कौन कौन? मैंने कहा एक मल्लिका शेरावत और एक बाबा रामदेव। कर एक्सरे किस चीज का करेगा? और वो तो महारानी ऐसी है कि हो सकता है एक्सरे मशीन पे ही कपड़ा डालना पड़ जाए, पता पड़ा मशीन ही चौक ले गई। तो आदमी ढंग का जाए तो पता चले। तो मैंने कहा एक गीत लिख देता हूं। उन्होंने कहा साहब सिचुएशन ये है
कि इसमें मल्लिका जी बड़ी चंचल और चालू किस्म की लड़की हैं। हाँ, मैंने कहा वो तो ठेठ से ही है। बोले नहीं नहीं, फिल्म में भी है। मैंने कहा फिर उनको पद्मश्री दिलाओ। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, जब शक्ति कपूर पकड़ा गया था चैनल में कुछ रासायनिक क्रियाएं करते हुए, मैंने तब भी कहा था कि इसे भारत रत्न दिलाओ शक्ति कपूर को। लोगों ने पूछा था क्यों? मैंने कहा 57 साल में पहला भारतीय जैसा दिखता था वैसा ही निकला। और बोले इसके नायक जॉन अब्राहम बड़े सीधे सरल से हैं और ये उनको अपने मोहपाश में बांधना चाहती हैं, प्रयास करती हैं उनको अपने अंकुश में लेने का, सफल नहीं होती हैं। लेकिन एक रात जब सफल होती हैं और इन दोनों के बीच की सारी सांप्रदायिकता नष्ट होकर धर्मनिरपेक्षता में बदल जाती है, तब गीत लिखिए। विधायक जी एक बात बता दूं मैं आपको, मैं आपकी तरह सांप्रदायिक आदमी नहीं हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं। पहले मैं भी सांप्रदायिक था जब प्रथम वर्ष करके आया। वो हमारे यहां मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। हमारे यहां जो छोटी किताब है, भाजपा की जब सरकार थी तो उसमें गै से बच्चों को गणेश पढ़ाया जाता था। तो मुलायम सिंह जी आए, मुलायम सिंह जी ने कहा कि गणेश सांप्रदायिक है, बदलो इसे। अब हमारे यहाँ बच्चों को गै से गधा पढ़ाया जाता है। उस दिन से मुझे पता चला ये गणेश सांप्रदायिक है और गधा धर्मनिरपेक्ष। तब से मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो एक गीत सुनाता हूं, ये महामिलन की परिस्थितियों पर है, लेकिन महिलाएं बैठी हैं, हमें अल्लड़ जी ने, आदरणीय सुरेश बैरागी जी ने, और जिनके घर में खड़ा हूं बाल कवि बैरागी ने, उन्होंने सिखाया कि बेटा श्रृंगार ऐसा लिखो जिसे पिता अपनी पुत्री के साथ सुन सके और मां अपने बेटे के साथ सुन सके। और ये बधाई। संस्कारों का मंच है अग्रवाल मित्र मंडल का, जो अपनी आर्थिक स्रोतों से समारोह को कराते हैं, श्रम करते हैं, आपके लिए नियोजित करते हैं, खुद कोने में बैठकर देखते हैं और आप सबके लिए एक बड़ा तोहफा देते हैं। और फिल्म का पर्दा वो पर्दा है जिसमें सिर्फ नाम का पर्दा है, बाकी सब बेपर्दा है। हिंदी मंच के इस छोटे बेटे ने उस सबसे खराब सिचुएशन पर कोई अच्छा गीत लिखा हो तो आप मुझे आशीर्वाद आज की रात दे देना, ताकि कभी नहीं मैं दोबारा आऊं तो मुझे अच्छा लगे कि मैं उस जगह जा रहा हूं। गीत सुनाता हूं, जो लोग गीत सुने वो गीत में रहें, जो लोग सिचुएशन में रुचि रखते हैं वो सिचुएशन में डूब जाएं, लगे रहें। और कई बार ऐसा होता है, ये जानी बैरागी एक फिल्म 50 बार देख के आया, खंडहर। तो मैंने कहा रे 2 कौड़ी की फिल्म पे इतना टाइम क्यों खर्च करा? और बोले डॉक्टर साहब इसमें एक सीन है। मैंने कहा क्या? बोले इसमें नायिका क्या है, पोखरे पे नहाने जाती है और वो जैसे ही कपड़े उतारती है तो ट्रेन आ जाती है। तो मैंने कहा इस 2 कौड़ी के सीन के लिए इतने पैसे क्यों बर्बाद कर दिए रे? बोले भाई साहब मैं सोच रहा हूँ भारतीय ट्रेन साली कभी तो लेट होएगी यार। ये आशावाद है इसका। ये रह गया तो क्या करो। तो जो लोग सिचुएशन सुनना चाहें वो सिचुएशन में रहें और जो कविता सुनना चाहें वो कविता सुने। एक बार तालियां बजा के मुझे सूचित कर दीजिएगा, मैं गीत सुनाता हूं। सुनिएगा, एक गीत सुनिएगा और उसकी परिस्थिति पर ध्यान दीजिएगा। के बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। इसकी ताल से जुड़े अगली पंक्ति से। ठीक वैसा कह रहा हूं जैसा मोहब्बत अपने ऊर्ध्व पर कहलाना चाहती है, लेकिन ठीक वैसा कह रहा हूं जैसा इबादत कहलाना चाहती है। मैं एक देव पुरुष के सामने खड़ा हूं तब पढ़ता हूं कि बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, प्यासे तन मन जीवन को। ताल देना अगली पंक्ति पर। प्यासे तन मन जीवन को इस बार तो तू तर कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर। आप यकीन मानिए ये प्रकाश मंगल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनकी कसम खाता हूं और मेरी कसम झूठी नहीं जाती है। जब तक एक एक व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा साथ में, मैं सुबह तक यही सुनाऊंगा, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर। विधायक जी कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। बड़ा मस्ती के साथ सुनिए, मैं अंतिम क्रम में हूं कि बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, प्यासे तन मन जीवन को, प्यासे तन मन जीवन को इस बार तो तू तर कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अब कविता पढ़ता हूं, बात पहुंचे तो सूचित करें। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं आप भी समारोह में जुड़ जाएं। दूर तक भीड़ है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, तो पता ही नहीं चल रहा कि मनुष्य हैं कि नगरपालिका ने गमले रखवा दिए हैं, इसलिए बताते चलें कि अंबर से अमृत बरसे। आपकी दाद उठे, वहां चाहता हूं सुनना कि अंबर से अमृत बरसे,
तू बैठ महल में तरसे। अगली दो पंक्तियां संभालना कि अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। एक पंक्ति में कबीर गाता हूं जो मेरे यहाँ का है, एक पंक्ति में मीरा गाता हूं जो आपके पड़ोस की है। एक एक व्यक्ति को कसम देता हूं कि इस बार तालियां अछूती न रह जाएं, सब जुड़ जाएं इस महोत्सव में कि प्यासा ही रह जाएगा, बाहर तो आजा घर से। सुनना और संवेद हो जाना। इस बार समंदर अपना, इस बार समंदर अपना, इस बार समंदर अपना, बूंदों के हवाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अंतिम बंद पढ़ता हूं इस छोटे गीत का कि सबकी अरदास पता है, सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। सबकी, और बड़े धनी लोग हैं आप सब, सामर्थ्यवान हैं। मैं इस मंच के समर्थन में कहता हूं, इस देश में सम्मोहन का सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन। सम्मोहन सबसे ज्यादा है उनका इस देश में। वो अभिनय है, हम यथार्थ हैं। और अभिनेता भी कैसा कि जिस आदमी ने हाजमोला का विज्ञापन करके करोड़ों कमाए, उससे 2 कचौड़ी हजम नहीं हुई। ऐसा लीलावती में लेटा कि देश की सारी कलावती व्रत रखने लगी। वो अभिनय, हम यथार्थ हैं। इस देश में सौंदर्य का सबसे बड़ा नाम है ऐश्वर्य राय। विवेक ओबराय से लेके आम राय तक सब उनके पीछे पीछे हैं। इस देश में सामर्थ्य का सबसे बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर, जो खराब कोहनी लेके क्रीज पे खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया घुटने टेक देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप धनवान लोग हैं, मैं आपसे कहता हूं, तीनों को इस मंच पर आमंत्रित कीजिए। आपके पास धन है, तीनों आ सकते हैं। तीनों को यहां खड़ा करिए। तीनों के सौंदर्य, सम्मोहन और सामर्थ्य में समग्र रूप से इतनी शक्ति नहीं है कि हजारों लोगों को 5 घंटे बिठाएं। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि इतने सारे लोग बैठे रहते हैं। वाह 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 कुमार, क्या बात है। हमारा घर बड़ा है इसलिए हम बड़े हैं। तब पंक्तियां पढ़ता वाह। कि सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। और अगली 2 पंक्तियां अपने कवि जीवन की सबसे बड़ी पंक्तियां कह रहा हूं। अब तक जो लोग मुंह नहीं खोल पाए, एक वाह नहीं दे पाए, उनसे अब कहता हूं कि इस बार कोशिश करिए कि सबसे बड़ी बात कह रहा हूं अब तक की, एक बार पूरा सदन जोर से वाह कर दे अगर मैं ठीक कह जाऊं कि सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। जुड़ना। सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है, जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है, जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, तालियां उठाना। इसके बाद काव्य पाठ का समापन कर दूंगा, अन्यथा आप हो नामक ध्वनि करेंगे तो एक कविता और सुनाऊंगा कि सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है, जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। उठाना तालियां। बस उसको प्यास पता है, बूंदों की लड़ी बिखरा दे, बूंदों की लड़ी बिखरा दे, आंगन में उजाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार। ये हो अरे तो हाथ तो जोड़ने दो। मैं जा नहीं रहा था, एक छोटी सी चीज और सुना देता हूं आपको। काफी देर से आप बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां जो उधर से हमारे घटोत्कच मित्र ने कही है, बीच में कहा है इसलिए, उनका बड़ा कैड़ा आग्रह है, बड़ा मजबूत, उनको सुनाता हूं, सुनेगा। निवेदन करता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई सीटी बजा रहा है, मुझे देख के सीटी बजा रहा है तो टेस्ट ठीक नहीं है तेरा।
मतलब इसे कहते हैं कि घर में मर्सिडीज खड़ी है पर पट्टा लंबरेटा पे ही जाने को तैयार है। अभी तक चुप था, जरा जाग कर सुने जो मैं आदेश पर सुना रहा हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह करना कि कोई दीवाना कहता है। इधर जो बुजुर्ग बार बैठे हैं आप भी वाह कीजिए। बालों की सफेदी का यही मतलब है कि अंगारे पर राख जम गई है, धधक तो उतनी है। आप देखो, मुझे प्रेम से दाद दो क्योंकि मैं प्रेम का कवि हूं, और प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब जरा तालियां लहरें। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और चार पंक्तियां और सुनाता हूं जिनके लिए कहा गया है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तुम्हारा भविष्य पता नहीं पर घर वालों का अंधकारपूर्ण जरूर है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये होता है किसी को बीच में बोलने का अभ्यास। अरे अरे इसी मस्ती का तो मैं कायल हूं आपकी का। हाँ मजा आ गया, मुझे पता है, वो तो मैं इसी काम के लिए हूं। ये तो वंस मोर वाह वाह तो होना ही है। ये तो मैं पैदा हुआ था तब भी हुआ था, पर कुछ तकनीकी कारणों से वंस मोर नहीं हो पाया था। क्या करेगा, सुनेगा कि मोहब्बत। देखिए आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि यह हमारा संस्कार है। कवि सम्मेलन लाफ्टर के बारे में टिप्पणी की थी बैरागी भाई ने। मेरी एक टिप्पणी देश में चर्चित हुई। मैं बंबई गया था अंधेरी कॉम्प्लेक्स के कवि सम्मेलन में। पहले दिन लाफ्टर शो हुआ था वहां पर, अगले दिन कवि सम्मेलन था। मुझसे वहां सामना के संवाददाता ने पूछा कि साहब वो भी हंसाते हैं आप भी हंसाते हैं, आप दोनों में क्या अंतर है। हिंदी कवि सम्मेलन का सबसे छोटा कवि बोल रहा है, अगर सच बोल गया हो तो आपकी तालियां समर्थन करें। आप सबने उन शो को देखा लाफ्टर में, और थोड़े मोड़े चैनल्स पे कभी कभार हम भी दिखते होंगे। मैंने कहा कि लाफ्टर वाले मित्र आते हैं, उनमें और हम में यही अंतर है कि जब वो चले जाते हैं तो अखबार में अगले दिन उनका फोटो छपता है, और जब हम चले जाते हैं तो अखबार में अगले दिन हमारे शब्द छपते हैं। क्या बात, हम में यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, जैसे भाजपा और संघ में यही अंतर है। अभी मुझसे कोई कह रहा था, बोले भाई साहब ये भाजपा और संघ में क्या झगड़ा है। अरे मैंने कहा काय का झगड़ा है, देखो क्या है, भाजपा बच्चा है और संघ पिताजी है। और पिताजी इतना बूढ़ा हो गया है कि नया बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता, और पुराना नालायक निकल गया, ये झगड़ा है। और क्या झगड़ा है। अरे बढ़िया है, बोले भाजपा संघ में। अरे बढ़िया भाई, सामान्य बात है, सुनेगा, निवेदन करता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। और हमारे संस्कार, अभी मैं विधायक जी दुबई गया, आज विधायक जी बड़े काम आए। इतने तो विधानसभा क्षेत्र के भी काम नहीं आए जितने हमारे काम आए। सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं अभी दुबई गया तो मुझको एनआरआई मिल गया, एक अप्रवासी भारतीय। एनआरआई जानते हैं आप, नॉन रिलायबल इंडियन। हाँ, मुझसे बोला कि आप लोगों के यहां यूनो। मैंने कहा यूनो से मतलब क्या, आप लोगों क्या, तू क्या मूंगफली में से निकला है, तू भी नो मैं ही क्या नो। बोला नहीं यूनो कोई आपके यहाँ सेलिब्रेशंस नहीं है। अभी नवरात्रि के पीछे स्वर आ रहे थे। 9 दिन तक गुजरात नाचेगा, 9 दिन तक मध्य भारत नाचेगा। हमसे ज्यादा कोई उत्सव जानता है? ये माता बहनें बैठी हैं, जन्म से लेकर मरण तक सब में गीत गाती हैं। हमसे बढ़िया उत्सव कोई जानता है? बोले एक उत्सव आप नहीं दे पाए। मैंने कहा कैसा? बोले जैसे हमने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिया, पूरा विश्व मनाता है। भारत ने एक उत्सव नहीं दिया जो विश्व मनाए। मैंने कहा भारत की छोड़ और पाकिस्तान की छोड़, उसके परली पार हमारा जो भाई है अफगानिस्तान,
उसने एक ऐसा त्योहार दिया, उल्लू के चरखो 100 साल मनाओगे। बोले कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। देखा आपने कैसे टाइम स्क्वायर पे खड़े हो जाते हैं मुंह झुका के, जैसे ओरिजिनल अम्मा आज ही मरी हो। नहीं, हमसे पंगा क्यों ले रहे हो यार? हम तो ऐसे ही लोग हैं मस्ती में। तब पंक्ति पढ़ता हूं, सुन कि मोहब्बत, हाँ इसकी कविता भी वहीं चल रही है मेरी भी, तेरी तरह ही, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। दाद उठे तो मैं फोटो ठीक खींच ले, पर दुखी से क्यों बैठे हो? और मुद्रा भी ऐसी है कि बस बोतल और रख दो तो पता चल जाएगा कहां बैठे हो। थोड़ा दाद बात दो, मुखर रहो। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अब दाद मिले। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। आपके कहने पे पढ़ रहा हूं, वरना पुरानी कोई पंक्ति नहीं सुनाता अगली साल, इसलिए इस बार संवेद तालियां देना। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। एक छोटा गीत सुनाता हूं और पहली बार पढ़ूंगा यहां, आपको अच्छा लग जाएगा तो आगे पूरा गीत कर दूंगा। अधूरा गीत सुनाता हूं, मैं वही सुनाता हूं। मनवीर मधुर ने कहा कि भटके हैं जो भी मुसलमान, वो पंक्ति मुझे अभी तक यहां लग रही है। हाँ, तुम यार बीच में मत बोलो यार। नहीं, मैं आपकी किसी बात का उत्तर थोड़ी दे पाऊंगा यार। ये आपका जिला है, आपका शहर है, आपका गांव है, आपका घर है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो मतलब कोई सभी बड़े होते हैं, लेकिन वो मुझे छेड़ रहे हैं। एक गीत सुनाता हूं। मैं अभी लेह गया था, लेह। हाँ, मैं लेह गया था। हाँ, वो भी सुना देता हूं। कई तरह की मांग है, कोशिश करूंगा एक आध भर दूं। एक नया गीत सुनाता हूं। देखिए, मैं सब नया इसलिए सुनाना चाहता हूं, यही जो श्रोता बांसुरी वाली और पगली लड़की चिल्ला रहे हैं ना, प्रकाश ये चले जाएंगे ना जब अपन अगली साल कहेंगे अरे यार वही पुरानी पेल गए यार, बहुत बदमाश लोग हैं। इसलिए मैं नई कविता सुना लूं, आगे हमारा आप जीवित बचे तो फिर जरूर सुनाएंगे। मैं ले गया था तो वहां मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। आपने स्टार पे देखा होगा, मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी और देश के 2 और कवि वहां गए थे अग्रिम चौकियों पर कविताएं सुनाने के लिए। बड़ी ठंड पड़ती है वहां लेह में। हाँ, लगे रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं होता है। कवि सम्मेलन को 2 ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। वहां बड़ी ठंड पड़ती है साहब। थोड़ी सी ठंड हुई तो मैंने ये जैकेट निकाल ली, बैरागी भाई से पूछा। मालवा ने बड़े बेटे दिए सीमाओं पे लड़ने के लिए। और एक बात याद रखना मित्रों, ये महोत्सव बना रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन। हमारी 2 कवित्रियों ने पढ़ा, ये देश जो दुर्गा से शक्ति पाता है, लक्ष्मी से धन मांगता है और सरस्वती से विद्या मांगता है, ये देश आज नवरात्र मना रहा है और 9 दिन तक उत्सव में रहेगा। हम थोड़ी सी ठंड से विचलित हुए, कुछ लोग शॉल में सिमट गए, लेकिन इसी समय सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे और आपके घर का कोई बेटा LNG लिए हुए, आंख खोले हुए इसलिए खड़ा हुआ है ताकि यहां आप सब तालियां बजा सके, उत्सव मना सके, आनंद कर सके। मैं उनके लिए एक गीत पढ़ता हूं। और जो इसने शब्द कहा, भटके हैं जो भी मुसलमान, मैं आर्य समाजी घर में पैदा हुआ। मेरे यहां पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब मेरे यहां प्रसूता गाय बछड़ा देती थी तो मेरी दादी गायत्री मंत्र का वाचन करती थी और मुझसे कहती थी, पहला दूध कुम्हार के यहां से आए हुए नए पात्र में लेके कहती थी, बेटा जा सैयद बाबा के यहां रखा। वो सैयद बाबा जो मेरे गांव में हनुमान के मंदिर के ठीक सामने थे। मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिता से पूछा कि ये दादी प्रार्थना क्यों करती थी गाय के बछड़ा देने पर, दादा प्रार्थना क्यों नहीं करते थे? तो मेरे पिता ने बताया कि वो माँ है, वो प्रसव की पीड़ा समझती है और महिलाएं बैठी हैं, इसलिए आपको चरण स्पर्श करता हूं कि बड़ा आदमी अपना काम सौंप दे तो आदमी बड़ा हो जाता है। इस प्रकृति में ईश्वर ने अपने बाद सृष्टि करने का अधिकार दिया तो आपको दिया, आपको इस योग्य समझा कि आप सृष्टि को आगे चला।
कवियों को अधिकार दिया कि वो सृष्टि करें, कविता की नया संसार कल्पना का बनाएं, इसलिए उसके समकक्ष पहुंचते हैं, उसके दरबार के बड़े बेटे कहलाते हैं। और मैंने पूछा कि सैयद को क्यों कहती थी, हनुमान को क्यों नहीं कहती थी? सैयद तो हमारा देवता नहीं है, वो तो मुसलमानों का देवता है। तो मेरी पिता ने मुझे बताया कि बेटा, हनुमान गृहस्थ देव नहीं है, वो नहीं जानते कि गृहस्थ की पीड़ा क्या होती है। सैयद का वो चबूतरा जिस पर जाने से पहले मेरी बुआ ने भी सिर झुकाया ससुराल जाने से पहले कि बाबा आशीर्वाद दो, ताकि वहां जाकर मैं अब घर में अच्छी तरह से रह सकूं। ये धार जो गंगा जमुना की है, इस पर कोई भी तलवार चल जाए राजनीति की, हिंदू और मुसलमानों की एकता को, मोहब्बत को इस देश में कोई नहीं बांट सकता, ऐसा मैं मान के चलता। मैंने एक कविता वहां लिखी, बड़ी ठंड थी साहब वहां लेह में, -12 दिन में और -20 रात में। और विधायक जी, मैं कुछ रासायनिक पदार्थ नहीं लेता, इसलिए मेरा बड़ा कष्ट था वहां पर। एक सियाचिन के स्लीपिंग बैग थे, सचमुच अनीता, उसमें सुलाया गया हमको। और मेजर साहब ने एक आदमी मेरे लिए रात को रखा, जवान, बोले इसे आधा घंटे में हिला के देखते रहना कि है के गया, बाकायदा। बाकी कभी तो अपना विभिन्न प्रकार के आसव ले ला के मस्त हो गए। मेरे को बड़ा संकट था साहब, बड़ा कष्ट है वहां बड़ा। उतनी बर्फ में हमारे साथ एक शौकत मियां लगाए गए थे जो सूबेदार थे, जो जिप्सी चलाते थे। तो उन्होंने बर्फ में, दोपहर के समय हम कहीं जा रहे थे एक बौद्ध विहार में, उन्होंने हमसे कहा हुजूर अगर 5 मिनट दें तो जरा मैं एक काम कर लूं। मैंने कहा बताइए। गाड़ी किनारे लगाई, उन्होंने जेब से एक बहुत कपड़ा निकाला छोटा सा, अपनी टोपी जेब में रखी, कपड़ा बिछाया और नमाज अदा करने के लिए बैठ गए। तीनों जहान के मालिक की बारहगाह में पढ़ने बैठ गए। मैं भी खड़ा हो गया कि चलिए इबादत हो रही है। जब शुक्रिया उन्होंने कर लिया तो वो उठकर खड़े हुए दोबारा गाड़ी में बैठे। तो मैंने उनसे कहा कि शौकत मियां, इस नरक में क्या खुदा को याद करते हो? यहाँ तो इतनी बर्फ है, इतना वो है, यहां से ज्यादा नरक क्या मिलेगा? क्या खुदा का शुक्रिया अदा करते हो? उस मुसलमान बेटे ने मुझे जो बताया, मैंने उसे कविता में ढालने की कोशिश की है। और आपकी तालियों में वो गर्मी हो कि यदि वो लेह की अग्रिम चौकी पर खड़ा हुआ हो, हिंदुस्तानी माँ का वो बेटा, तो उसे पता चले कि नीमच में उसके लिए किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाकी भाइयों ने उसके लिए तालियों की दुआएं उठाई। ऐसी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। निवेदन करता हूं, क्या चाहता है भारतीय सैनिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान? एक बार तालियां बजाइए एक अच्छी कविता सुनाने के मूड में। कि शोहरत न अता करना मौला, दाद मिले आपकी, शोहरत नहीं चाहिए उसको। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। अता करना माने देना, जुड़ जाना जरा। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और आखिरी चीज क्या नकारता है, जिसे हर मुसलमान चाहता है, उसका भी मना करता है, सुनना। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या कहता है? पीछे तक व्यक्ति उठे कि बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शोहरत न अता करना मौला। राष्ट्र की आराधना पढ़ रहा हूं, अब आपसे कहता हूं थोड़े जाग जाएं, अब कोई हाथ खामोश ना हो। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक ही बंद लिखा है, वो सुनाता हूं। कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में।
क्या कहता है तिरंगे के लिए भारतीय? आपकी वाह चाहिए मुझे। बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। और क्या चाहता है? मेरा घर का एक बहुत प्यारा कवि है विनीत चौहान, आपके मंच पर आया है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी ने कह दिया विधवाओं के प्रतिनिधि मंडल से, शहीदों की विधवाओं से, कि 10-10 लाख दे तो दिए और क्या प्राण लेंगी? हमारे कवि विनीत ने कहा, वो आज रात जहां कहीं पढ़ रहा हूं, मैं नाम लेके पढ़ता हूं ईमानदारी से, इसलिए तालियां उस तक पहुंचे। व्यवस्था के लोग बैठे, व्यवस्था इतनी निर्लज्ज हो जाए तो कविता को उससे ज्यादा बदतमीज होने का अधिकार है। कहा विनीत ने कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को। हमारे और आपके बेटे मरते, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, संभालना कि जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। परवरदिगार मैं तेरे द्वार लेकर पुकार ये आया हूं, परवरदिगार मैं तेरे द्वार लेकर पुकार ये आया हूं। क्या कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।